हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का करंट अफेयर्स इन शॉर्ट देखते हैं। 15 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोनों अखबारों से लिए गए हैं। पहला फ्रंट पेज पे हिंदू में आया है, एटॉमिक एनर्जी हाइड्रोजन पावर इंडियाज नेट जीरो प्लान। इंडिया ने कल अपना जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो सबमिट की है, उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। क्या है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का प्लान, क्या है, क्यों ये किस आर्टिकल के तहत है, इंडिया के ऑब्लिगेशंस क्या है, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। उसको हमने समराइज किया है। लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ये 14 नवंबर को इंडिया ने इशू की है। इट वॉज अंडर आर्टिकल 4.19 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में तय हुआ था कि सभी देश अपना लॉन्ग टर्म एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी प्लान सबमिट करेंगे, और लेकिन जब भी सबमिट करेंगे तो आर्टिकल 2, ये जो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 2 है, ये कहता है साथ साथ अपनी जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म प्लान जारी करेंगे। तो इंडिया ने इसमें अपना लॉन्ग टर्म प्लान सबमिट किया है और इसमें 4 पिलर्स हैं। पहला तो यह है कि पहले ये इसमें एम्फेसाइज किया गया है कि इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड वेरी लिटिल टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में इंडिया का बहुत कम योगदान है, इंडिया ने ज्यादा नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो साउथ एशिया में जो एमिशन का परसेंटेज है वर्ल्ड को लेते हुए वो 4% है 1850 से 2019 तक, और जबकि 24% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। ऑन द अदर हैंड नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप ने 10 गुना ज्यादा इस पीरियड में ग्लोबल एमिशन किया है, जबकि उनके पास 13% पॉपुलेशन है। उसमें भी साउथ एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल एमिशंस में 4% है उसमें, और 24% पॉपुलेशन है उसमें इंडिया का और भी कम है। तो पहले तो इंडिया ने यह बताया है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। दूसरा जो पिलर है इसका वो है सिग्निफिकेंट एनर्जी नीड्स। इंडिया ने एम्फेसाइज किया है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है जिसकी जो नीड्स, एनर्जी नीड्स वो बहुत ज्यादा हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बोला गया है। तो इसमें बोला गया है कि इंडिया की जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो 28.7 गीगा जूल है, जो कि वो डेवलपिंग और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो हमारे समकालीन है उनसे काफी कम है। इसलिए जो भारत का ट्रांजिशन फेज है जिसमें सोशल डेवलपमेंट को लेते हुए, जॉब क्रिएशन को लेते हुए, इन सबको देखते हुए इंडिया की एनर्जी नीड बहुत ज्यादा है। ये बात अलग है, इंडिया ने अपने पंचामृत में बोला है कि हम 2030 तक काफी कुछ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिप्लेस कर देंगे, तो एनर्जी नीड को एम्फेसाइज किया है। जो थर्ड है वो लो कार्बन स्ट्रेटेजीज की बात की गई है। थर्ड पिलर इसमें है कि लो कार्बन स्ट्रेटेजीज, इंडिया ने बताया है कि हमारा जो प्लान है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लो कार्बन स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे इंडिया का डेवलपमेंट प्लान देखते हुए। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है इसकी उसको ध्यान में रखेंगे। लो कार्बन स्ट्रेटेजीज एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, मौसम के तौर पे प्लेटू है, माउंटेन है, कोस्टल एरियाज हैं, इन सबको देखते हुए हमारा जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है वो इनको ध्यान में रख के हम बनाएंगे। तो 4 पिलर इंडिया ने बोले हैं कि इंडिया की ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है, इट एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम्स फ्रॉम माउंटेन्स टू डेजर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो एडेप्टेशन मेजर्स जो इंडिया के होंगे वो पोटेंशियल क्लाइमेट इंपैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया बनाएगा कि हमारा जो पूरा सिस्टम है काफी डिफरेंट है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इसमें। इंडिया ने वैसे देखा जाए इस आर्टिकल के तौर पे तो इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज नेट कार्बन सिंक एब्जॉर्बिंग 15% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन 2016 एंड कंट्री इज ऑन द you can say track of fulfilling its NDCs from 2.5 to 3 billion tons of additional carbon by 2030. Thus, India's most updated NDC commits to ensuring that half of its electricity is derived from non-fossil fuel sources by 2030. हमने जो NDC अपने सबमिट किए हैं इस लॉन्ग टर्म प्लान के साथ उसमें बता दिया है 2030 तक हम कम से कम 50% तो अपनी एनर्जी का जो सोर्स है वो नॉन फॉसिल फ्यूल कर देंगे, और जो एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देंगे 45% बिलो 2005 लेवल बाई 2030। तो 2030 तक हम एमिशन इंटेंसिटी को 45% घटा देंगे जो 2005 में होती थी उसके मुकाबले, और हम अपना जो एनर्जी सोर्स है वो 2030 तक आधा नॉन फॉसिल फ्यूल कर देंगे। इंडिया को एम्फेसाइज किया इंडिया ने, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए है, क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए है, एडेप्टेशन पे ध्यान दिया गया है। मैंने आपको कल बताया था एडेप्टेशन का मतलब है कि ऐसा करें कि कम से कम डैमेज हो, और क्लाइमेट के जो असर हैं वो तो रहेंगे, उनको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए। उधर मिटिगेशन में होता है एकदम फॉसिल फ्यूल वगैरह को खत्म ही कर दिया जाए,
उस पर काम किया जाता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एडेप्टेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो डेवलप्ड है वो सोचते हैं कि मिटिगेशन हो जाए, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी इन्वायरमेंट डैमेज की डेवलप्ड कंट्रीज की होती है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल कुछ इस बारे में है। आपको याद ये रखना है कि इसमें किस आर्टिकल के तहत, जो पेरिस एग्रीमेंट का है 4.19 के तहत सभी देशों को ये सबमिट करना था। कुछ 60 देशों ने सबमिट किया है, सबने नहीं किया है। और दूसरा यह है कि इसमें जो एनडीसीज हैं वो उनको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 2 में एग्रीमेंट के एनडीसीज को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। इंडिया के 4 पिलर्स हुआ करते हैं जो इंडिया ने सबमिट किए हैं। एक आर्टिकल और देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है कि ये जो कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, इस पे सरकार आंसर दे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपनी जगह है बट फोर्स कन्वर्जन अलाउ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उसकी गरीबी का सहारा लेना, जैसे कि उसे गिविंग ऑफ राइस, वीट, क्लोथ, ये मतलब सरकार ने बताया है कि ये सब देकर उन लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है ताकि वो धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। इस पे सरकार ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस पे सरकार अपना एफिडेविट जमा कराए कि सरकार क्या एक्शन ले रही है ताकि फोर्स कन्वर्जन ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कन्वर्जन इज अलाउड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, अलाउड होता है कि वन कैन प्रोपेगेट वंस रिलीजन एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट, बट डज नॉट मीन कन्वर्जन, डज नॉट मीन फोर्स कन्वर्जन। अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हैं। जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो प्रोपेगेट हुआ है, बट प्रोपेगेट का मतलब ये नहीं है कि फोर्स, इट डज नॉट मीन फोर्स कन्वर्जन। सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट में कह चुका है कन्वर्जन डज नॉट मीन फोर्स कन्वर्जन। तो इस पे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आंसर मांगा है कि इसको बताइए इस पे क्या हो रहा है और इसको किस तरीके से रोका जाए, एड्रेस किया जाए। फिर मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें ऑरोविले बोर्ड्स के ऑर्डर पे उसने कुछ बोला है। ये क्या है? बेसिकली ऑरोविले एक सोसाइटी है। 1968 में आपको याद होगा हमारे फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे अरबिंदो घोष। 1910 में वो फ्रीडम स्ट्रगल को छोड़कर पौंडीचेरी में उन्होंने अपना आश्रम बना लिया था, जिसे उस एरिया को आज ऑरोविले कहते हैं। ऑरोविले का मतलब होता है, ऑरो माने होता है डॉन, विले माने होता है सिटी, तो सिटी ऑफ डॉन। अभी जो ऑरोविले होता है ये 1968 में जो श्री अरबिंदो हुआ करते थे, अरबिंदो घोष, उनकी जो स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर थी, उन्होंने मीरा अल्फासा ने इसको फाउंड किया था ऑरोविले को। और याद ये रखना है कि ऑरोविले जो है वो सिर्फ पौंडीचेरी में है, इसका मतलब नहीं फ्रांसीसी ही रहते हैं। 50 देशों के यहाँ पर लोग रहते हैं और एक यूनिटी, सम सॉर्ट ऑफ यूनिटी इन लिविंग इज सीन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ऑरोविले पहले तो प्राइवेटली मैनेज होता था, लेकिन 1988 में सरकार ने इसको एक कानून पास कर दिया इस पर्टिकुलर इसके लिए। 1988 में लॉ वाज पास्ड टू लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर दिस ऑरोविले फाउंडेशन एक्ट 1988 ये पास कर दिया। इसमें जो ऑरोविले फाउंडेशन एक्ट होता है, इसी को लेके प्रॉब्लम है, मैं अभी बताता हूं आपको। ऑरोविले फाउंडेशन 1988 का जो एक्ट है, इसमें 3 बॉडीज बना दी गई थी। एक गवर्निंग बोर्ड होता है, एक रेजिडेंस असेंबली होती है और एक इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल होती है। जो गवर्निंग बॉडी होती है उसमें 7 मेंबर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, सिलेक्ट करती है। और एडवाइजरी जो इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, इसमें 5 मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करती है। और रेजिडेंस असेंबली में जो वहां रहते हैं लोग, वो उसके मेंबर्स हुआ करते हैं। ये ऑरोविले होता है। तो ये पौंडीचेरी में भी है और तमिलनाडु में भी है। कुछ इसका हिस्सा है तमिलनाडु में है, कुछ पौंडीचेरी में है। क्योंकि ये चर्चा में रहा है और इसके बारे में अखबार में आता रहता है, तो इसका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखना है आपको। साथ साथ ये भी देखना है, टाइम एंड अगेन ऑरोविले न्यूज में रहता है, तो आपको दूसरे डायमेंशन से भी इसको कवर करना है। एक तो आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, दूसरा ये भी कवर करना है कि कंट्रोवर्सी क्या है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑरोविले। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसे देख लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई कि सरकार ने, पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया था, उसके तहत गवर्निंग बॉडी होती है, रेजिडेंट्स असेंबली होती है, इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल होती है। अब आर्टिकल, और ये ऑरोविले फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी देखती थी, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं इसे, नाउ कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके कंट्रोल में ये हुआ करता है। अब देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला है, ये आपको देखना है। द मद्रास हाई कोर्ट हैज sustained the validity of an order passed by the governing body of Auroville Foundation on June 1 with respect to the constitution of Auroville Town Development Committee. अब
ऑरोविले में कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, कंस्ट्रक्शन जब होने लगा था तो इसमें पेड़ काटने शुरू कर दिए। जब पेड़ काटने शुरू कर दिए तो जो रेजिडेंट्स असेंबली है वो सब कोर्ट चले गए, एनजीटी चले गए। एनजीटी ने कुछ उस पर रोक लगा दी। फिर एनजीटी ने कहा, सरकार ने कहा कि इसका मास्टर प्लान वगैरह जो बना है उस पे हिसाब से काम, कहने का मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, उस पे काम होने की बात थी। उस संदर्भ में हुआ ये कि गवर्निंग बॉडी ने जून 1 को एक ऑरोविले टाउन डेवलपमेंट कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जिसको रिजेक्ट कर दिया था। रेजिडेंट्स असेंबली ने कहा था इसमें कुछ रेजिडेंट्स असेंबली के लोग भी होने चाहिए। ये उन्होंने इस बेस पे इसको चैलेंज कर दिया था, उसको मद्रास हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला है द एक्टिविटीज दैट कुड बी परफॉर्म्ड बाय द रेजिडेंट्स असेंबली अंडर सेक्शन 19 ऑफ द ऑरोविले फाउंडेशन एक्ट of 1988 were only in nature of supplementing, not supplanting the main powers and functioning of governing board. तो हाई कोर्ट ने बोला है कि जो RA है, रेजिडेंट्स असेंबली है, वो गवर्निंग बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए, सप्लांट करने के लिए नहीं है। इसलिए गवर्निंग बोर्ड के पास सारी पावर है कि वो जैसे चाहे इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। ये कहना रेजिडेंट्स एसोसिएशन असेंबली का कि हमारे मेंबर ही उसमें होने चाहिए, not allowed. The judge dismissed a writ petition filed by resident Natasha Story, who insisted that members nominated by the residents assembly through its working council should be included in this Auroville town development committee. इसमें होने चाहिए। He held that there was no legal basis for claiming that any right of this assembly to have been affected. इसलिए असेंबली का कोई लीगल राइट भी नहीं बनता है। उन्होंने बोला, जज ने बोला, Section 16 of the Act, the judge said, empowers the governing body to appoint as many committees necessary for efficient discharge of duties and performance of its functioning. तो गवर्निंग बॉडी का जो अधिकार है, लीगल अधिकार है, वो उन्होंने बरकरार रखा है। रेजिडेंट्स एसोसिएशन की असेंबली की बात को खारिज कर दिया है, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो बेसिकली ये है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेके वहां के रेजिडेंट्स हैं वो एक तरीके से ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, उसको लेके हाईकोर्ट का फैसला आया है। तो ये 2-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, याद रखिएगा। ये पहली बात तो यहाँ सिर्फ फ्रांसीसी नहीं रहते हैं, पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। दूसरी बात, ऑरोविले वाज नॉट फाउंडेड बाय औरोबिंदो घोष, इट वाज फाउंडेड बाय हिज स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर मीरा अल्फासा इन 1968। 1988 में इसको एक कानून के तहत पार्लियामेंट ने कर दिया था। इस पर 3 बॉडीज हुआ करती हैं, गवर्निंग बॉडी, दिस एंड दिस। और इसमें गवर्निंग बॉडी में और इंटरनेशनल काउंसिल में सरकार ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है मेंबर्स, तमिलनाडु नहीं करता, पौंडीचेरी नहीं करती। ये बातें ध्यान रखनी है। तो बेसिकली इस संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज कोई खास चीज नहीं। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में आ गया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बताए कि सरकार क्या करने वाली है। Union government on Monday sought more time from the Supreme Court to clarify its stand on validity of Places of Worship Act 1991। 1991 में जब अयोध्या इशू के समय की बात है, तब एक कानून पास किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, जिसमें यह कहा गया था कि 1947 अगस्त 15 को जो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या गिरजाघर वगैरह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस एक्ट में अयोध्या की जो साइट है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। जो अयोध्या की जो प्रॉब्लम थी उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। मतलब कहने का ये हुआ, अगस्त 15 1947 को जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर बने हुए हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। उस बारे में सरकार से जो बात की गई है, इस पे अपने स्टांस बताएं, क्योंकि ये चैलेंज कर दिया गया, ये कानून चैलेंज कर दिया गया। और चैलेंज करने वालों ने बोला है कि 1947 से पहले ऐसे बहुत सारे चीज, मंदिर, मस्जिद, मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, जिनको कन्वर्ट, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जैन पासाडीज हैं, जिनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था, तो उनको हम रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन यह कानून हमको रिकवर करने नहीं देता। तो इस पे 2 बातें हैं। इसमें लिखा है कि इस कानून के तहत कोई कन्वर्जन होगा नहीं। तो ये कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को वायलेट करता है, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू अलाउ नहीं करता। जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक तो ये चैलेंज है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अगेंस्ट। दूसरा यह है कि जब बुद्धिस्ट, जैन और हिंदूज अपनी जो पुरानी जगह है वो रिकवर करके वहां पूजा करना चाहते हैं, उन्हें रिकवर करना चाहते हैं, रिक्लेम करना चाहते हैं, तो उनका फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी वायलेट होता है। इस बेस पे ये चैलेंज हुआ है और इसके बारे में सरकार से
मांगा है एफिडेविट, तो सरकार ने समय और मांगा है इसको लेके अपना व्यू पॉइंट देने के लिए। तो बेसिकली ये कानून हुआ करता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1990, और उसके बारे में सरकार ने बोला है हमें कुछ समय चाहिए, इस पे हम अपना व्यू पॉइंट दे देंगे। दिस इज अबाउट दिस। अब G20 समिट बाली में शुरू हो गई है। बाली में, बाली कहाँ है? बाली इंडोनेशिया में है। बाली देख लीजिए, ये मैप पे देख लीजिए, बाली इंडोनेशिया में हुआ करता है। इट इज वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ इंडोनेशिया। दिस इज बाली, you can see this is Jakarta, this is Bali, Indonesia. So यहां पर बाली में ये मीटिंग चल रही है। This is going on in बाली। G20 की मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर को भारत के पास आ जाएगी। उसके बारे में एक कुछ छोटा सा आर्टिकल है, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं आपको बता देता हूं। G20 एज ए ग्रुप 1999 में फॉर्म हुआ था, और बेसिकली उससे पहले G7 हुआ करता था, G8 और G7 कह लीजिए, और एक दिस OECD ग्रुप 38 डेवलप्ड देशों का एक ग्रुप होता है, उसके बीच में कुछ देशों का एक ये ग्रुप शुरू हुआ था G20 जिसे कहते हैं 1999 में। अब ये G20 ग्रुप होता है, ये वर्ल्ड की GDP में 85% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, वर्ल्ड ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में इसका 75% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग 65% के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। ये इसके वाइटल्स हैं। ये जो बाली में मीटिंग हो रही है इसका मोटो है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये पेंडेमिक के बाद हो रही है मीटिंग, पहली बड़ी मीटिंग है पेंडेमिक के बाद, सबसे बड़ी मीटिंग। इसका जो मोटो है वो है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अब ये मीटिंग शुरू हो गई है। इस मीटिंग में आज जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इनको इंडोनेशिया की गवर्नमेंट है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो तमन हुतन राया मैंग्रोव ले जाएंगे। अब ये इस आर्टिकल में इसका नाम आया है, आज मंगल है, आज दिन ये विजिट किया होगा वर्ल्ड लीडर्स ने, तमन हुतन राया मैंग्रोव। अब ये हमारे मैप का क्वेश्चन बन सकता है या मैंग्रोव पे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ वर्ल्ड लीडर्स जाएंगे क्योंकि पिछले 30 साल में यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया गया है मैंग्रोव पे, इंडोनेशिया ने चलाया है। इसका जो रिकवरी हुई है उसको दिखाया गया है एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंग्रोव्स, क्योंकि मैंग्रोव्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोडाइवर्सिटी। वो बहुत रिच एरिया होता है बायोडाइवर्सिटी का, और जो ओशन इफेक्ट्स होते हैं उनको मिटिगेट करने में, मिनिमाइज करने में इसका काफी रोल होता है। वैसे भी एक मैंग्रोव अलायंस भी बना है वर्ल्ड में, आपने पिछले कुछ दिनों में आर्टिकल में देखा होगा मैंग्रोव अलायंस। तो यहां पर ये वर्ल्ड लीडर्स को ले जाया गया है, तमन हुतन राया मैंग्रोव। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं जो आर्टिकल्स में छुपे रहते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये मीटिंग चल रही है। यहां पर 1 दिसंबर 2022 को भारत इसका प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो 1 दिसंबर 2022 को भारत इसकी अध्यक्षता अपने हाथ में ले लेगा। 1 साल तक ये भारत प्रेसिडेंट रहेगा इसका, और 1 दिसंबर 2023 को ये मीटिंग भारत में होने वाली है। अब G20 ट्राई का एक फ्रेज आ जाता है जिसमें इंडिया लास्ट ईयर एंटर कर गया था। इसका मतलब होता है जो देश मीटिंग जिसमें होने वाली है, जो पिछला देश है और जो आने वाला देश है, इसे ट्राइका कहते हैं। जैसे इस समय ट्राइका इंडिया एंटर इसलिए कर गया था, इंडिया में होने वाली है मीटिंग 2023 में। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट उस समय प्रेसिडेंट था 2021 में, और उससे पहले इटली हुआ करता था। अब जो ट्राइका है उसमें इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील हो जाएंगे, और ये एक तरीके से जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से कह सकते हैं G20 में ग्लोबल साउथ के हाथ में बागडोर आ गई है। तो G20 ट्राइका भी हुआ करता है। तो ये बेसिकली बाली में मीटिंग हो रही है G20 की, और यहां पर इंडिया प्रेसिडेंटशिप ले लेगा। अगले साल मीटिंग भारत में होने वाली है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अखबार के। एक आर्टिकल और है, व्हाट आर द हर्डल्स टू बिल्डिंग स्कूल्स फॉर ट्राइबल्स। अब जो ट्राइबल्स के लिए एकलव्य स्कूल होते हैं उसके बारे में एक आर्टिकल है। ये क्या है देख लीजिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये 740 स्कूल बनाने की सरकार की ये कोशिश है। अब इसको बनाने के लिए जो पैरामीटर्स है वो ये हैं कि कम से कम जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 1 in every सब डिस्ट्रिक्ट, हर सब डिस्ट्रिक्ट में एक बनेगा। लेकिन पैरामीटर्स ये हैं कम से कम 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन हो, और वो जो 20,000 हो
वो टोटल पॉपुलेशन कम से कम 50% होनी चाहिए। ये दो पैरामीटर्स हैं। इसके बेस पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय होते हैं, खुले हुए हैं और 740 बनाने की बात है, और नवोदय विद्यालय हुआ करते हैं। अब ये आइडिया कब मूट किया गया था? 1997-98 में एकलव्य स्कूल का ये आइडिया शुरुआत हुई थी इसकी, और इसमें ये खास बात देखनी है आपको कि 2018-19 तक इसका जो मैनेजमेंट था, इसका जो ओवरसीइंग पावर थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होती थी। बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी बताता हूं आपको। 2018-19 तक इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ओवरसी करती थी, लेकिन ज्यादातर पावर्स राज्य के पास होती थी। एग्जीक्यूशन की सारी पावर्स राज्यों के पास हुआ करती थी। लेकिन 2018-19 में क्या हुआ है, इसमें चेंज आया। कैबिनेट ने एक चेंज अप्रूव कर दिया, रिवैम्प कर दिया पॉलिसी को, और न्यू गाइडलाइंस गेव यूनियन गवर्नमेंट मोर पावर टू सैंक्शन स्कूल्स एंड मैनेज देम। जो पहले अधिकार राज्यों के पास होते थे, ज्यादा अधिकार, अब वो यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गए हैं। इस संदर्भ में एक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स was set up and entrusted with the management of the State Educational Society for Tribal Students, which would run the EMRS on ground। मतलब जो स्टेट की बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगी, ऑन ग्राउंड चलाएगी, और उसे मैनेज करने के लिए एक नेशनल बॉडी बना दी गई है। अब जो नई गाइडलाइंस इशू हुई हैं, उनके अनुसार द न्यू गाइडलाइंस सेट ए टारगेट ऑफ सेटिंग अप EMRS in every tribal sub district and introduced a population criteria for setting them up। एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया दे दिया गया है। न्यू गाइडलाइंस कहती है पहले 20 एकड़ की जमीन होनी चाहिए, उसे 15 एकड़ कर दिया है। 20 एकड़ नहीं, 15 एकड़ में कर सकते हैं आप। Since the new scheme was put into place, the Ministry of Tribal Affairs sanctioned 332 of the targeted 452 schools till 2021-22 तक। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है कि ये जो 15 एकड़ की लैंड है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हिली एरियाज हैं वहां इतनी जमीन नहीं मिल सकती है, या जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज हैं वहां प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, 20,000 पॉपुलेशन अगर की बात होती है, तो स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है दैट द पॉपुलेशन क्राइटेरिया रन द रिस्क ऑफ डिप्राइविंग ए स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन। जहां पर 20,000 नहीं है लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, वहां कैसे करेंगे? तो ये दो इश्यू उठी हैं। एक तो जो लैंड क्राइटेरिया है, एक एकरेज, उस पर प्रॉब्लम है, और एक जो 20,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए उसको लेके प्रॉब्लम है। अभी का स्टेटस क्या है इसका? The Tribal Affairs Ministry insists on maintaining new criteria. Ministry officials said that as of November, a total of 688 schools have been sanctioned, of which 392 are functional. Of 688, 230 have completed construction. पूरी कोशिश 740 स्कूल बनाने की है, जो कि सरकार ने ली है। तो आप इस पूरे आर्टिकल का जिस ये निकला कि पॉलिसी में बदलाव हुआ है। 2018-19 तक तो ये कब शुरू हुआ था? 1997-98 में, ट्राइबल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके अपलिफ्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। 18-19 तक तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऊपरी काम देखती थी, राज्यों के पास सारी पावर होती थी। आर्टिकल 275 जिसमें राज्यों को फंड दिए जाते हैं, उसके तहत राज्यों को फंड इसमें मिला करते थे। ये सब हुआ करता है। लेकिन 2018-19 में सरकार ने इसे चेंज किया है, और अब एक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स बना दी है, और राज्य में भी एक सोसाइटी ऐसी होगी, लेकिन वो देखेगी और ओवरऑल मैनेज करेगी यूनियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। कुछ पैरामीटर चेंज हुए, वो इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। सो दिस इज अबाउट दिस एकलव्य स्कूल, जिसपे पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए हैं और अपने ऑब्जेक्शंस बताए हैं। एरिया को लेकर और पॉपुलेशन को लेकर 2 ऑब्जेक्शंस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स आर्टिकल्स आई हैव टेकन फ्रॉम न्यूज़पेपर्स टुडे। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ग्रेजुअली आपको और एनरिच कर देंगे इस आर्टिकल्स के तहत, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से कर पाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।